नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। रिकेश सेन ने किया नामांकन दाखिल। सैकड़ों की संख्या में जनता हुई रैली में शामिल। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों का भी किया गया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे दुर्ग संगठन जिला के समस्त विधानसभाओं के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसी कड़ी में वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन ने नामांकन दाखिल करने से पूर्व नामांकन महारैली निकाली है। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग उनका समर्थन करने पहुंचे हैं। वहीं इस पूरे रैली में छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र रही। बता दें, रिकेश पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने नामांकन रैली में छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को स्थान दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उपस्थित रहेंगी। हाँ, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जन सैलाब। कल छोटा सा वीडियो मैंने डाला था अपने बहनों के लिए। आज पूरे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और नामांकन डाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है नामांकन नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, विकेश ये तो तुम्हारा विजय जुलूस है। तो ये विजय जुलूस कमल छाप का विजय जुलूस है, लोगों के विश्वास का विजय जुलूस है। 51,000 पार का मंत्र ये है कि लोगों से जब हम बात करते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी रहती है, तो उनके आंखें, उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि निश्चित रूप से कमल खिलेगा। तो ऐसा लगता है कि 51,000 पार से हम जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीजेपी से भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने किया नामांकन दाखिल। छावनी मंदिर में पूजा कर की शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर अब दोनों पार्टियों ने अपना अपना नामांकन भरने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। उसके तहत आज भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने छावनी से भव्य रैली निकाला। इसमें भिलाई नगर के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने खुले जीप में बैठकर लोगों से अभिवंदना करते नजर आए, साथ ही लोगों से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल में किया गया कार्य, कांग्रेस के 5 साल में किया गया अत्याचार और भ्रष्टाचार, भिलाई में हो रहे नशाखोरी और अपराध हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। उन्होंने कहा कि 75,000 में हम गरीबों को आवास मुहैया कराएंगे। पहले भी हमने कैनाल रोड से बेघर होने वाले लोगों को आवास मुहैया कराया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में यह 3,25,000 रुपए लेकर हितग्राही से मांग रहे हैं। वहीं प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने चार्जशीट पेश किया है। उनमें 5 करोड़ रुपए में विधायक का एक्सटेंशन मनी का कोयला घोटाला लेने आरोप लिखा हुआ है। 5 करोड़ 11 किस्तों में लिया है। ईडी के चार्जशीट में लिखा हुआ है। विधायक का इतना भी साहस नहीं कि 2 पेशी में नहीं गए। जिस दिन विधायक के घर ईडी का छापा पड़ा था, विधायक ने कहा था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। कल उन्होंने 5 करोड़ राशि डिक्लेयर किया है। 5 साल में 5 करोड़, जबकि विधायक की 60 लाख सैलरी बनती है 5 साल में। या इतना संपत्ति कहां से आया? मोदी जी के 2 साल में किए गए कार्य, कांग्रेस के 5 साल में किए गए अत्याचार और भ्रष्टाचार, भिलाई में हो रहे नशा और अपराध, ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल हम लोग दिए हैं। पहले कैनाल रोड में जितने लोगों का आवास जो है टूटा था, उस समय हम लोगों ने 75,000 में ही दिया। 5,000 रुपया उनसे पहली किस्त ली और बाकी जो है 23 किस्तें वही दिया है। आज ये 3.25 लाख रुपया हितग्राही से मांग रहे हैं, राज्यांश नहीं दे रहे हैं। राज्यांश के बदले जो EWS की जमीन है, जो गरीबों के लिए ही आरक्षित की गई है, उसका पैसा अपने अंश में डाल दे रहे हैं। अरेस्ट वारंट हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन ईडी ने जो चार्जशीट पुटअप किया है, उसमें 3 करोड़ रुपया विधायक का एक्सटॉर्शन मनी कोयला घोटाला में लेने का आरोप है। क्राइम टू प्रोसीड जो है उसमें लिखा है 3 करोड़ रुपया 11 किस्तों में लिया है, चार्जशीट में है। और विधायक में इतना नैतिक साहस नहीं कि भिलाई में घूम रहे हैं लेकिन लगातार 2 पेशियों में नहीं गए। तीसरी बात, जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था, उनने कहा कि मेरे पास 1 पैसा नहीं है, न 1 पैसा मिला। आज 15-15 एकड़ जमीन, प्लाट
और लगभग 5 करोड़ के आसपास की संपत्ति का कल ही डिक्लेयर किया है। 5 साल में 5 करोड़, जबकि मुश्किल से 60 लाख की तनख्वाह बनती है विधायक की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई इस्पात संयंत्र के फर्नेस 1 से 6 तक का स्ट्रक्चर गिरने की वजह से मचा हड़कंप। रात भर चलता रहा मरम्मत का कार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र के फर्नेस 1 से 6 तक का हाईलाइन स्ट्रक्चर गिरने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। रात भर मरम्मत कार्य चलता रहा। वैकल्पिक व्यवस्था से कच्चे की सप्लाई को बहाल किया जा रहा है। उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में महीनों का समय लग सकता है। फिलहाल पॉकेट बनाकर किसी तरह से उत्पादन को बहाल करने की कवायद चल रही है। इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बेस बार स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यही स्ट्रक्चर गुरुवार दिन में करीब 3:30 बजे गिर गया। गनीमत यह रहा कि कोई कर्मचारी या अधिकारी हादसे की चपेट में नहीं आए, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस 1 से 6 तक का हाईलाइन स्ट्रक्चर ढह गया है। ब्लास्ट फर्नेस 5 के उत्पादन को बहाल रखने में कामयाबी मिली। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से ही ट्रांसफर कार मटेरियल लेकर चलती है। यही फर्नेस के बंकर तक जाता है। आयरन ओर और सिंटर की सप्लाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू ने शुक्रवार को नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा किया। विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण से अपनी दावेदारी पेश करने वाले गृह मंत्री साहू ने शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया और जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस का परचम ही लहराएगा। जैसा कि सभी को मालूम है, चुनाव छत्तीसगढ़ का चल रहा है और उसमें मुझे दुर्ग ग्रामीण का प्रत्याशी पार्टी ने घोषित किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज नामांकन 2 सेट मैंने जमा किया है। 30 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी विधायक प्रत्याशी एक साथ फिर से 30 तारीख को जमा करेंगे सामूहिक रूप से। हमारे विधानसभा क्षेत्र के रिसाली नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण अंचल सभी तरफ से बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी और साथी लोग पहुंचे हैं। सबके साथ रैली के शक्ल में वहाँ से कांग्रेस भवन भी आए, जो हमारा मुख्यालय है। तो कांग्रेस भवन से निकलकर यहाँ आकर नामांकन हम लोगों ने किया। हमारे साथ ग्रुप के विधायक और विधायक प्रत्याशी आदरणीय अरुण बोरा जी, हमारी रिसाली नगर निगम की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी, दुर्ग जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पा यादव जी, हमारे दुर्ग जनपद के अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख जी, ऋषभ जैन जी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में दुर्ग विधानसभा से विधायक अरुण वोरा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से गजेंद्र यादव ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए नामांकन दाखिल किया और जनता को भरोसा दिलाया कि इस बार प्रदेश में कमल खिलेगा। JCCJ ने जारी की प्रत्याशियों की 5वीं सूची। दुर्ग शहर से ऋषि टंडन उतरेंगे मैदान में। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। विधानसभा चुनाव को करीब 1 महीना शेष है। वहीं चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है, जहां दुर्ग शहर से ऋषि टंडन प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं वैशाली नगर से डॉक्टर दिवाकर भारती और दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से ढालेश साहू मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि दुर्ग शहर से कांग्रेस से अरुण वोरा और बीजेपी से गजेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वहीं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से ललित चंद्राकर और कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा गया है। वैशाली नगर से कांग्रेस से मुकेश चंद्राकर और बीजेपी से रिकेश सेन को टिकट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view,
we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली के बाद गजमंडी दुर्ग में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की आम सभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा प्रवेश। राजेंद्र अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष भाजपा प्रत्याशियों प्रेम प्रकाश पांडे, विजय बघेल, डोमनलाल कुरसेवाड़ा, ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव सहित भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग का सम्मान किया है। आज उनकी जन कल्याणकारी नीतियों का लोहा पूरा विश्व मानता है। इसी प्रकार भिलाई में विकास की जो इबारत प्रेम प्रकाश पांडे ने लिखी है वो मील का पत्थर है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनकर जन सेवा का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना चुके हैं। हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में भिलाई में गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मेरे साथ भिलाई नगर के 400 लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं। आगे भी करीब 1000 लोग और भी शामिल होंगे। जो कांग्रेस पार्टी पहले थी, नेहरू जी वाली, इंदिरा जी वाली, जहां लोगों को जनता का मतलब कांग्रेस होता था, कांग्रेस का मतलब जनता होता था, लेकिन विगत 5 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि ये देवेंद्र यादव जी विधायक जो रहे हमारे, और नीरज पाल जी जो हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर रहे, और मुकेश चंद्राकर जी जो भिलाई के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इन तीनों ने कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। जो चाहते हैं वही करते हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई कुछ नहीं। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो भिलाई के अंदर गुंडागर्दी बढ़ गई, जगह जगह लूट की घटना बढ़ गई, जगह जगह सट्टा, जुआ, शराब, गली गली में बच्चे बेच रहे हैं और लोग पीकर वहीं पे कुर्सी पार के अंदर लगभग 65 मर्डर हो चुके हैं विगत 4 साढ़े 4 साल से। लोग अपने, पहले तो महिलाएं लोग डरते थे, अब तो पुरुष भी डरने लग गए कि हमको घर में 7 बजे के बाद घर चले जाना है। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है और कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, क्योंकि जितने वरिष्ठ लोग थे सबको घर में बैठा दिया गया। और मैंने स्वयं उनको कई आवेदन दिए कि इस क्षेत्र में ये काम कर दो, ये काम कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस आगे बढ़े, जहां उनका फायदा है वहीं वो करते हैं। अब इतना भी बता दूं आपको, अब तो भिलाई नगर निगम के महापौर जी 18% कमीशन की बात करते हैं। उन्होंने खुद किया और बोले क्या करेंगे। अब 15 साल बाद अगर कांग्रेस आई है तो आप ईमानदारी से काम करो ना। हम भी तो थे, सभापति थे, नगर निगम के 3 बार पार्षद रहे हैं और हमारे क्षेत्र से सर्वाधिक मतों से जीतने वाले 3 बार के पार्षद रहे। नीता लोधी जी महापौर जब प्रथम बनी तो हमारे ही वार्ड से विजयी घोषित हुई। उपचुनाव में भजन सिंह निरंकारी जी लड़े तो हमारे ही वार्ड से विजयी घोषित हुए। लेकिन ये 4-5 साल से उनको किसी भी वरिष्ठ लोगों की कोई मतलब नहीं है, उनको अपमानित करते हैं, अपमान महसूस कर रहे हैं सब लोग। और पहले जो पुलिस थी उसको देखते ही
गुंडे लोग भागते थे और पुलिस पीछे भागती थी। अब उल्टा हो गया, 4 साल से 4.5 साल से पुलिस आगे भाग रही है और गुंडे उनको भगाते। ये स्थिति उत्पन्न होगी। भिलाई के संस्कार को वापस लाना है, भाईचारा बनवाना है। इसके लिए मैं आज कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया हूँ, क्योंकि हमको भिलाई बिरादरी से मतलब है, हमको भिलाई के बच्चों से मतलब है, आने वाली पीढ़ी से मतलब है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, आगे बढ़े, माता पिता का आदर करे। लेकिन आदर शब्द अब धीरे धीरे बच्चों में खत्म हो रहा है। इसके लिए मैंने खुद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जहां हमारा सम्मान नहीं, हम आत्मसम्मान को बेचकर राजनीति नहीं कर सकते। और मेरे पास कई फोन आए रात को वरिष्ठों का, कांग्रेसियों का, भैया हम क्या करें। मैं बोला भाई आपके अगर पूछ परख है तो देख लो, नहीं है तो जो रास्ते में हम हैं वहाँ आप भी आ जाओ। दिवाकर भाई का अलग था, उन्होंने दिया था कि एक स्कूल के अंदर आप श्याम सदन बना रहे हो। उन्होंने बोला हमारे पास संपत्ति कर पूरा पटा है, ना आप लो उसके अंदर मत बनाओ। मगर देवेंद्र जी से भी वो मिले थे, नीरज जी से भी मिले थे, और अपना अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी से भी मिले थे। उन्होंने बोला नहीं होगा। बाद में पुलिस भेज के बनाने लगे तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। कोई भी कांग्रेसी अभी ये 4-5 साल में सब दुखी है। सब प्राइवेट लिमिटेड चल रही है भिलाई के अंदर और वैशाली नगर के अंदर। इसके लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। हमको जनता की सेवा के लिए आए हैं। हम लोग 500 लोग अभी शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में 1000-1500 लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे दुर्ग। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री बघेल पर जमकर साधा निशाना। दुर्ग के 6 विधानसभा से आए हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये 5 साल तक सोते रहे। चुनाव आते ही छत्तीसगढ़ के लोगों को लुभाने के लिए कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल और वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार के मामले में सवा शेर बताया। आज प्रदेश में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा धारा 370 हटाने, ट्रिपल तलाक कानून लागू करने एवं राम मंदिर निर्माण कराया। कोरोना काल में जो टीका लगता था उसका मैसेज आपके मोबाइल में आता था। आज देश में 120 करोड़ मोबाइल हैं, जिनमें से 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। मैं दूरसंचार मंत्री रहा, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुर्ग जिले के सारे सीट बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार सांसद प्रत्याशी विजय बघेल से पराजित होंगे। उन्होंने कहा कि ईडी मुख्यमंत्री के करीब रहने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लगातार बिल नहीं मिल रहा है। इससे पता चलता है कि कितने गंभीर धाराओं में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मैं छत्तीसगढ़ को जानता हूँ, यहाँ मैंने काम किया, यहाँ की हवा को मैं पहचानता हूँ। जब मैंने कहा है तो कहा है, यहाँ की सारी सीटें जीतेंगे और आपके सम्मानीय मुख्यमंत्री विजय बाबू से निश्चित रूप से पराजित होंगे। जवाब हमें नहीं देना है, जवाब उनको देना है। सवाल तो हमने छोड़ दिया। सनातन का अपमान होता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी और भूपेश बघेल खामोश रहते हैं। जी नहीं, हमने कहा पार्टी जीत के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ योग्य की कमी नहीं है। इसका कोई जवाब है? जनता के एटीएम है। अपनी लूट को जनता का एटीएम न बताएं, बड़े विनम्र। वहीं लोकसभा सांसद और पाटन विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं नहीं हूं। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सीएम का क्षेत्र है पाटन, इसलिए निश्चित रूप से बार बार सीएम के साथ मेरी लड़ाई है, सीधी टक्कर है और इसलिए वो बार बार नाम ले रहे थे। क्योंकि सबसे प्रमुख जिम्मेदार छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाला, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेलने वाला, शराबखोरी सट्टा जुआ के दलदल में ढकेलने वाला यहाँ का मुख्यमंत्री है। इसलिए उसके कारण मेरा नाम बार बार आ रहा है। नहीं, देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में होता है वही होता, वही होगी जो राम रची राखा। और भगवान लिख दिए हैं, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करो सब कोई। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की कृपा मेरे ऊपर है, मेरे प्रदेश के नेताओं का मेरे ऊपर कृपा है और सबसे ज़्यादा मेरे पाटन क्षेत्र के दुर्ग लोकसभा के
लाखों लाख कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, युवा साथियों की कृपा है और जनता जनार्दन का सबसे बड़ी कृपा है। आज उसी के प्रेम के बदौलत मैं इस तरह सम्मान पा रहा हूँ, प्रेम पा रहा हूँ, स्नेह पा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने किया जनसंपर्क, मीडिया से बात करते बताई अपनी विशेषताएं। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने वार्ड का भ्रमण कर वार्ड वासियों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। आज उनके जनसंपर्क का तीसरा दिन रहा। इसी कड़ी में वह नेहरू नगर पहुंचे और कांग्रेसी नेता उर्फ पूर्व पत्रकार के झा के घर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश चंद्राकर ने कहा कि नेतागिरी में दो ही चीज है, एक तो चतुराई और दूसरा भलाई। उनका कहना है कि वह चतुर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि वे उनके भलाई के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा से वैशाली नगर प्रत्याशी रिकेश सेन का कहना है कि मुकेश चंद्राकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दामाद है। उनकी लड़ाई न केवल मुकेश चंद्राकर से है, बल्कि उनकी लड़ाई पूरे मुख्यमंत्री के परिवार से है। आगे कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा परिवार ही वैशाली नगर पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ चुनौती की कोई बात नहीं है। हम लोग निरंतर 2 साल से यहाँ पर हर बूथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच और प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले पे हम लोग जाके नगर निगम के लिए, पहले तो हमने नगर निगम की इलेक्शन के लिए गए, फिर पार्षद के द्वारा वहाँ के जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक वार्ड में निरंतर 2 साल से हम लोग जा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए नई बात नहीं है। हम लोगों ने प्रत्येक गली वार्ड पे 3-3 बार पदयात्रा भी किया हुआ है। तो हम लोगों को कोई चुनौती कहीं पर भी नहीं है और किसी भी तरह की चुनौती कहीं नहीं मिल रही है। मुकेश चंद्राकर, सबसे पहले क्या होता है, कैंडिडेट लेकर के कोई विवाद होता है। मुकेश चंद्राकर के नाम आने से वैशाली नगर में बहुत सब में हर्ष और उल्लास रहा कि एक अच्छा कैंडिडेट आ गया, क्योंकि सब कुछ मिलना, कैंडिडेट अच्छा मिलना, ये बहुत भाग्य की बात होती है। आज वैशाली नगर के जनता को ये भाग्य से ऐसा कैंडिडेट मिला जिस पर कोई दाग नहीं है और ना बरबोला है, स्पष्ट बोलता हूँ, ना कोई बरबोला है और शांत से ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करते हैं। आज आप देखेंगे कि जिस संगठन में ये रहे, उस संगठन को किस ऊंचाई तक ले गए और जहाँ भी इनका व्यक्तिगत कार्य रहा, सेवा की भावना से काम किए। तो ऐसे कैंडिडेट को जिताने के लिए कांग्रेस जो भी अपना नीति करे वो तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग का एक ही रीति और नीति है कि वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो विजयी हो। इसके लिए क्या करना है, तो हम लोग उसके लिए तैयारी कर चुके हैं और वो तैयारी धीरे धीरे अब रंग आ रहा है और रंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब चाहते हैं कि वैशाली नगर एक शांत प्रिय क्षेत्र है। पहले भी जो यहाँ पर रहे विधायक बहुत ही शांत प्रिय रहे, सब कुछ शांत रहा, कोई तरह की वाद यहाँ पर नहीं हुआ। एक तो होता वाद और विवाद, वो वाद नहीं हुआ, बड़ी सुरक्षित रहा। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मुकेश चंद्राकर जी आएंगे तो वही इस पर जो पैमाना है उनका उसी स्केल पर चलेंगे और वैशाली नगर शांत रहे। सबसे पहले इशू तो इनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 तो हमारा इशू था जो प्रदेश स्तर से लेकर के लोकल स्तर तक था, वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिए। अब जो लोकल स्तर पर है तो वो जैसे कि मान लीजिए अब नगर निगम का कोई इशू रहा नहीं, अब बच गया वैशाली नगर के उद्योगपति को विधि व्यवस्था, थोड़ा सा कहीं रोड संरक्षण, और जब भी समय पर कोई तरह की बात हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिए। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह किसी फैक्ट्री में कहीं भी दबिश देते थे रात दिन किसी भी तरह का, वो सब चीज़ को खत्म कर दिए। तो वो सब चीज़ तो उद्योगपति के लिए रहा नहीं। इसीलिए तो उद्योगपति, पूरे प्रदेश के उद्योगपति आज कांग्रेस के प्रति एकजुट होकर के बोलता है, यदि अपना बिजनेस बचाना है, यदि अपना व्यापार बचाना है, यदि अपना धंधा बचाना है तो केवल कांग्रेस। लीड का आंकड़ा हम इसलिए नहीं बता सकते कि जो अभी जिसको जो मन होता है बोल देता है, क्योंकि बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो कागज में लगता है, बोलने में टैक्स लगता नहीं है। लेकिन मुकेश चंद्राकर अच्छे वोट से निकलेंगे और बड़े चौंकाने वाला वोट रहेगा और कांग्रेस की फुल तैयारी है, निकलेंगे, कहीं रुकावट के सवाल नहीं उठता।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई सेंट्रल एवेन्यू रोड में बाइक पर रोमांस करते हुए कपल पाए गए, वीडियो हुआ वायरल। दुर्ग पुलिस ने परिजनों के सामने लगाया 4000 का चार्ज। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू में बाइक में रोमांस करते कपल का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ और इसके जरिए ही ये दुर्ग पुलिस को भी मिल गया। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने तत्काल बाइक सवार की खोजबीन शुरू कर दी। वीडियो में जिस बाइक पर रोमांस करते कपल सवार थे उसके नंबर के आधार पर तलाशी की गई और कपल के परिजनों को बुलाकर दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने 4000 रुपए का चालान भी काट दिया। मालिक का डिटेल निकालकर वाहन मालिक को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर बुलाया गया, जिस पर वाहन मालिक को वीडियो दिखाने पर वाहन मालिक द्वारा बताया गया कि ये लड़का मैकेनिक का कार्य करता है, जिस 2 दिन पहले मैंने अपना वाहन बनाने दिया था, जिस पर उक्त लड़के एवं उसके परिजन को यातायात मुख्यालय बुलाकर समझाइश दी गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए चालान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। क्या आईवीएफ से? आईवीएफ स्पेशलिस्ट संगीता सिन्हा के द्वारा जानिए आईवीएफ का प्रोसेस। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर संगीता सिन्हा मैम मौजूद हैं। आज हम इनसे आईवीएफ से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और आपके भी जो मन में कई प्रश्न होंगे आईवीएफ से जुड़े, आज इनसे ही समझेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई और स्वागत इस फेस्टिवल सीजन में। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा और ग्रैंड न्यूज़ की तरफ से मैं आज शायद आईवीएफ से जुड़े कुछ आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैम, हमारे दर्शकों को अक्सर आईवीएफ होता क्या है, इसमें बहुत ज्यादा संशय रहता है, उनके मन में प्रश्न रहता है, आखिर ये है क्या, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद बेटा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आईवीएफ एक्चुअली अब बहुत सारी जो आप कह सकते हो मिथ्स हैं वो बहुत सारी चेंज हो गई हैं, क्योंकि अभी थोड़ा इजीली अवेलेबल हो गया है। वरना एक ज़माने में जब मैंने आईवीएफ की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे टैबूज थे। आईवीएफ सेंटर में जाने के लिए लोग हिचकते थे कि नहीं, आईवीएफ में नहीं जाएंगे। बेसिकली आईवीएफ पूछे तो जहाँ पे अपने आप से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, किसी भी कारण से आप बोले, चाहे उनके शुक्राणु कमज़ोर हैं या एक्स में प्रॉब्लम है या उनकी ट्यूब्स बंद है, उसमें ये कृत्रिम गर्भधारण है जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं और फिर यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। अक्सर होता यह है कि लोग सोचते हैं आईवीएफ यानी बहुत सारे रिस्क, आखिर मतलब होता है क्या इसमें रिस्क? देखिए, रिस्क की बात, अब हर चीज़ में थोड़ा रिस्क होता है, पर अब ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर में आ गया है। इसमें जैसे मान लो आप होता क्या एग्जैक्टली आप पूछिए, तो मान लो किसी हस्बैंड के स्पर्म्स काउंट कम है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लाइफस्टाइल, ड्रग एब्यूज़ एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से मान लो स्पर्म काउंट्स कम है, जो कि नॉर्मल अवेलेबिलिटी में 15 से 20 मिलियंस होने चाहिए। अगर ये शुक्राणु कम है, कमज़ोर है या इनकी मॉर्फोलॉजी पुअर है, तो ये एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। जब वो एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते तो उस केस में फीमेल्स के एग्स को बाहर निकाल के हस्बैंड के स्पर्म्स को लेके उनको इंजेक्ट कर। अच्छा, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये एग्स हैं और ये स्पर्म्स है, इनको इंजेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को इक्सी कहते हैं। आईवीएफ बेसिकली अम्ब्रेला, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिंपल आईवीएफ आता, टेस्ट ट्यूब बेबी, इक्सी आता, एमसी आता, टेसा इक्सी, टेसे इक्सी, बहुत सारे टर्म्स हैं। ब्रॉडली जो हम लोग इनको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर पुरुष के शुक्राणु कम है तो हम लोग इक्सी या एमसी प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। इसमें अक्सर मतलब आईवीएफ कौन जो है इसका सहारा ले सकता है, कौन लोग जो है इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया, किसी की संतान नहीं हो रही। आजकल लेट मैरिज, सेकेंड मैरिज, पोस्ट डाइवोर्स मैरिज बहुत कॉमन है। मान लीजिए किसी महिला की शादी लेट हुई, 32, 34, अच्छा आजकल सब कैरियर ओरिएंटेड हैं, उनको जॉब पहले, ये काम कर लो, ये प्रमोशन हो जाए, फिर हम प्लान करेंगे। तो अब इनकी एज हो जाती है 35, एक्स के नंबर्स भी कम हो जाते हैं, साथ में क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो उस केस में उनको हम इंजेक्शंस लगा के फिर अंडे को बढ़ा के उनको बाहर निकालते हैं। बहुत बार ऐसे एल्डरली एक्स की वॉल बहुत थिक हो जाती है। अब वो वॉल थिक हो जाएगी तो स्पर्म्स इंजेक्ट नहीं कर पाते, तो उनको फिर बाहर निकाल के फिर उनको फर्टिलाइज किया जाता है, आइदर आईवीएफ, और अगर वॉल थिक है तो इक्सी प्रोसेस है। तो एल्डरली फीमेल्स, लेट मैरिज, सेकेंड मैरिज, ऐसे में भी अब आईवीएफ के लिए जा सकते हैं।
बहुत से मिथ हैं ऐसे कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जेनेटिक जो है बीमारियां ज्यादा होती हैं, क्या ये बात सच? देखिए कुछ चीज तथ्य को समझना पड़ेगा। आप कोई मरीज अगर आपके पास आईवीएफ के लिए आता है, मतलब नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि अगर वो लिटरेट पेशेंट है तो उसको आपके दरवाजे तक आने में आफ्टर मैरिज 5 साल लग जाते हैं। और कोई अगर इलिटरेट पेशेंट है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, शादी जल्दी हो गई, गांव के लोग हैं, तो उनको आपके यहाँ आने में 10 साल बन जाते हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर एल्डरली एज में प्रेगनेंसी होगी, पुराने ज़माने में भी ये सबको पता है कि 35 के बाद के प्रेगनेंसी में बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के चांसेस 35 से कम वाले में बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे पास जो लॉट आती है नॉर्मली वो एल्डरली होते हैं या उनके में इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके स्पर्म्स थोड़े वीक हैं या एल्डरली एग्स हैं, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज आप एक नॉर्मल हो, मैं एक डायबिटिक लेडी हूँ, तो अगर आपको चोट लगेगी तो आप जल्दी हील होगा, मेरे को चोट लगेगी तो टाइम लगेगा। सेम चीज़ है, आप एक नॉर्मल फीमेल हो जो घर से प्रेग्नेंट होके आए, आपके में भी कंजेनाइटल डिफेक्ट के चांसेस हैं। मैं एक इनफर्टाइल पेशेंट हूँ जो कि आईवीएफ सेंटर से ट्रीटमेंट लेके आई, मेरे भी डिफेक्ट के चांसेस हैं, पर मेरे पैरामीटर्स आप देखिए, मेरी एज ज़्यादा है, मेरे में कुछ ना कुछ बच्चा नहीं होने के लिए प्रॉब्लम है, तो ये एड ऑन फैक्टर होता है। अब मैं उसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। सपोज आप घर में की महिला हैं और आपकी शादी लेट हुई है और आप 35 साल में अपने आप कंसीव किए, आपकी शादी 34 में हुई, आपने फटाफट प्लान कर लिया, तो आपके में भी चांसेस डिफेक्ट के 25 ईयर्स लेडी से ज़्यादा होते हैं। तो एक तो एज का बार होता है, उसके अलावा और जो फैक्टर्स जो इनफर्टिलिटी के लिए एड ऑन करते हैं उसकी वजह से होता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये मरीज जहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं उनके रेगुलर स्क्रूटनी में होते हैं, तो सारे टेस्ट जो कि हम पहले पता कर लेते हैं, एंड 99.9% बिफोर 5 मंथ्स। डबल मार्कर है, एनआईपीटी टेस्ट है, एंटी स्कैन है, ये सारी चीज़ें जो है रूटीन में प्रोटोकॉल्स में लिखी होती है, इतने वीक्स में, ये इतने वीक्स में, ये इतने वीक्स में। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। जो महिलाएं जो हैं आईवीएफ कराती हैं उनका डाइट प्लान क्या रहता है? देखो फिर वही चीज़ है, ये एक हाई रिस्क जोन में आता है, क्योंकि आप एल्डरली हो, क्योंकि आप मोटे हो, क्योंकि आपको शुगर है, ऐसी चीज़ें एज के साथ होती जाती हैं। तो डेफिनेटली इनकी जो डाइट आप देखते हो कि हमारे फार्मेसी में ना बहुत ही रेयरली प्रोटीन पाउडर्स वगैरह मिलते हैं जहाँ की शुगर वगैरह जो जिसमें एडेड रहता है। तो नॉर्मली इनकी डाइटरी प्लान बहुत सारे पीसीओएस आजकल इतना कॉमन है, यही वाले लॉन्ग टर्म में लैंड अप होते हैं आईवीएफ में। तो इनके डाइट प्लान्स जो होते हैं नॉर्मली एक मोटी मोटी चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू कम नहीं करनी, प्रोटीन्स कम नहीं करना, वेजिटेबल्स कम नहीं करना, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पूछेंगे तो मैं इनको बताती हूँ चावल, आलू, चीनी और पराठा, इसको अपने डाइट से साइड लाइन कर दीजिए। तो वो बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि हमको अपनी जीवन अपना भोजन, मैं बोलिए आप डे बांध लीजिए, आप वेडनेसडे को चावल खाएंगे, आपको आइसक्रीम खाने का मन है, आप अपने डे को फिक्स कर ले। तो आपको अपने कैलोरी को अपने बॉडी बीएमआई के हिसाब से और अपनी एज के हिसाब से कंज्यूम करना है। डाइट प्लान की बात हो गई, एक्सरसाइजेस क्या रहते हैं इन लोग? डेफिनेटली देखो, जब भी कोई पेशेंट्स अब सपोज उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया, नाउ दे हैव बीन मोल्डेड फॉर द आईवीएफ। बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट मेरे को हमेशा ये लगता है कि अगर मेरे पास टाइम है तो पहले मैं इनको 2 मंथ के लिए होमवर्क करूँ। होमवर्क का मतलब है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन नहीं होता, मैं अब उनको बोलती हूँ कि आप देखो आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं कि नहीं, इंच कम होना बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट्स की एक्टिविटी, आपके डाइट प्लान्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन एंड योगा। बिकॉज देखिए हम आईवीएफ में कभी भी 100% नहीं देते मरीज को, तो आपको जो भी चीज़ जा रहे हैं, और वो इसमें बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, पेशेंस, टाइम टेकिंग। तो आपको अगर दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा, आप कूल नहीं रहोगे, तो यहाँ पे स्ट्रेस से भी आपके रिजल्ट्स कम होते हैं। तो नॉर्मली आई विश कि उनके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम हो कि मैं उनको ग्रूम अप कर सकूं। बच्चे को स्कूल जाने के पहले प्ले स्कूल भेजते ना,
कि चलना वहाँ पे पहले जाना 2 घंटे के स्कूल में जा, फिर प्रॉपर स्कूल में जा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे को लगता है कि अगर हमने इनको 2 महीने वेट कराया तो इनके अंडे कम हो जाएं अगर एल्डरली पेशेंट है तो। उस केस में नॉर्मली मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि इनके एग्स को एक्सट्रैक्ट करके मैं इसको फ्रीज कर दूँ एंड देन इनको पूरी ग्रूमिंग अप करूँ, खाना पीना, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, एंड देन आई डू द ट्रांसफ़र। तो इनके अंडे जो है वो स्टेज में फ्रीज रहते हैं। अब फ्रीजिंग की बात आई तो मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, नॉर्मली लाइफ बड़ी वास्ट हो गई है। एक बच्चा अगर किसी ने कर लिया तो दूसरा तो करना नहीं इसको, या कंफ्यूज्ड है, या पहले बच्चे में ही डिले करना है। तो एग फ्रीजिंग एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसमें आप अंडे को फ्रीज कर सकते हैं। आप 30 इयर्स के हैं, आपको शादी अभी नहीं करनी है, आपको शादी करनी है 32 साल में, 34 साल में, जब आप ये मुकाम पे पहुंच जाओगे तो आप अपने एक्स को फ्रीज करा लो। आप 32 साल के हो गए, आपके अंडे 30 साल वाले ही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको आपके अंडे में जो मैंने बताया कि 35 ऑनवर्ड्स में क्रोमोसोमल डिफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो नहीं होंगे। दूसरे आपकी एक्स की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत, और दूसरा आपको उस समय पता चला आपके पास अंडे ही ख़त्म हो गए, सपोज कोई डायबिटिक है और अभी प्लान नहीं करा, उनके एक्स की वैनिंग बहुत जल्दी होती है, तो ये एक्स फ्रीज करा लेते हैं, तो उसी स्टेज पे उनका एक्स फ्रीज हो जाता है। और 35 में यूज़ करें, सेकंड बच्चे के लिए यूज़ करें, कंफ्यूज है आप उसको स्टोर करें, प्रॉपर कंसेंट फॉर्म होता है कि एक सब का आपको उनके पास कांस्टेंट रिन्यूअल के लिए आना पड़ता है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ, यू कैन से, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। ये IVF के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। तो इससे क्या है कि आप 35 के हो पर आपके बच्चा जो है और आपका एक्स जो है, आपकी बाकी चीज़ें जो हैं, आपके जीन्स जो हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रियल जो कि पावर हाउस ऑफ जो आपके एक्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, वो 30 के हैं। तो एक्स फ्रीजिंग इज़ ए वेरी गुड थिंग। सेम ऐसे ही मैं बताना चाहूँगी लाइफस्टाइल, एंग्जाइटी, स्मोकिंग, अब तो यूनिसेक्स हो गया है, मेल एंड फीमेल है इक्वल फॉर। मेल्स में जो स्मोकिंग का ट्रेंड है, जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने मान लो अपने स्पर्म काउंट्स को चेक कराया और उनके स्पर्म्स लग रहे हैं कि थोड़े गड़बड़ हैं, तो फ्रीज कर ले। स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत ही इजी टेक्निक है। एक्स फ्रीजिंग में तो 10 दिन का टाइम भी लगता है, उनको कुछ इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं, पर स्पर्म फ्रीजिंग में तो आपको हॉस्पिटल आके एक बार अपने सीमेन एनालिसिस कराना है और उसके बाद अगर सारी पैरामीटर्स ओके हैं तो आपको फिर सेकेंड राउंड में उसको मास्टरबेट करके हॉस्पिटल में देना और फ्रीज कराना है। तो ये आपका लाइफ लॉन्ग फ्रीज रहता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्रॉनिक स्मोकर हूँ या मैं डायबिटिक हूँ या मेरे को और मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो ओवर द ईयर्स मेरे स्पर्म्स पुअर होंगे, तो आप इतनी सारे जो LIC, तो म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ें जो अपनी फ्यूचर सिक्योर करते हैं, अपनी जीन्स को सिक्योर कर लो। सो दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। आप रहो ना रहो, आपके स्पर्म्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड इन लेटर ऑन एंड विद प्रॉपर कंसेंट फॉर्म एंड इन ए प्रॉपर IVF सेंटर यू हैव टू डू। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, लोग अक्सर खर्च को लेकर के पूछते हैं IVF में, और अक्सर कहें ना, क्योंकि सब ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है ये, लोग गलत जगह में भी जा सकते हैं, तो फिर इसके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा और कहाँ पे ये चीज़ मेनली करवानी चाहिए? देखिए, अब तो बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए हैं। कॉस्ट की बात करें तो बहुत 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 कम हो गया है। पहले क्या था, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बाहर से आती थी। ये मशीन जर्मनी से आ रही, ये जापान से आ रही, ये वहाँ से आ रही। अब बहुत सारी मेड इन इंडिया, हमारे मोदी जी को थैंक्स टू ऑफ, कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगी। इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट कम हो गया, मीडिया एंड बाकी चीज़ें जो है सब। तो एक ज़माने में जब आई स्टिल रिमेंबर 2008 जब मैंने इंडिपेंडेंट IVF स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग तो मैंने पहले की थी, उस समय कॉस्ट और बहुत ज़्यादा होता था। अब आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ा है, मैं ये नहीं बोल रही, हर चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं आप देखेंगे तो। पर मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जो मैंने IVF स्टार्ट किया था और आज की डेट में द कॉस्ट नहीं के बराबर बढ़ी है या ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो IVF इज़ नॉट ए मच ए कॉस्टली अफेयर जो पहले हुआ करता था, और इसके आउटकम्स उस हिसाब से बहुत अच्छे हो गए। जब मैंने IVF स्टार्ट किया था, स्टिल रिमेंबर मेरे अपने सेंटर में जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ पे 30 से 35% रिजल्ट्स अगर आ जाते थे तो वी वर लाइक मज़ा आ गया। और अब हम 50-60 भी आते हैं तो हमको लगता है यार थोड़ा और हो जाता।
सो चीज़ें आउटकम बहुत इम्प्रूव हुआ है बिकॉज रिसर्च एंड डे टू डे नए मीडिया, डे 5 ट्रांसफ़र, फ्रीज ट्रांसफ़र, ये सब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं और कॉस्ट ऑलमोस्ट द सेम है. सो इट्स नॉट ए बिट ए कॉस्टली अफेयर. ये मैं कहना चाहूँगी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आज हमारे दर्शकों को IVF से संबंधित बहुत से प्रश्न का जो है आज उत्तर दिया और उनके डाउट्स को क्लियर किया. मैं एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगी कुछ मरीजों के बारे में. से बहुत सारे मरीज की एक कॉम होती है. नॉर्मली ये थोड़ा सा लो सोशियोइकोनॉमिक क्लास में होता है. बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरक्लोसिस या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऐसे, और उनकी ट्यूब्स बंद हो गई. ये नॉर्मली यंग पेशेंट्स होते हैं. 24 साल में शादी हुई, 26 तक बच्चे नहीं हुए. फिर आपने टेस्ट कराया तो पता चला उनकी बीच वाहिनी या नली बंद है. तो ऐसे केसेस में ये वाले पेशेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया मेल इनफर्टिलिटी बताया, एल्डरली पेशेंट्स के लिए बताया, पर ये वाले पेशेंट्स में जहाँ नली बंद होती है वहाँ लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही कारगर चीज़ है, जिसमें आप लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, कैनुलेशन के थ्रू आप ट्यूब्स को खोल सकते हैं और वो पुनः बिना IVF तकनीक के वो माँ बन सकती हैं. तो लैप्रोस्कोपी, फर्टिलिटी रिलेटेड लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी इज ए वेरी बिग टूल फॉर ए 30% ऑफ पेशेंट जो कि हमारे में आता है कि हमको बच्चा नहीं हो रहा और मेरी एक नली बंद है या दोनों नली बंद है. तो ये 30% IVF सेंटर में या इनफर्टिलिटी सेंटर में हर मरीज जो आता है उनका IVF नहीं होता, ये भ्रांति होती है. 20% मरीज जो हमारे पास आते हैं ना, सिर्फ उनका IVF होता है. 100 में से 20 से 30% तो लैप्रोस्कोपी से ठीक हो जाते हैं. कुछ पेशेंट्स की IVI होती है, कुछ तो सिंपल टैबलेट से ही ठीक हो जाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी आ जाती है. तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी रिलेटेड बहुत ही, किसी के रसौली, मान लीजिए किसी के बड़ा फाइब्रॉयड है और वो फाइब्रॉयड उनकी बच्चेदानी को अवरोध कर रहा, अब लैप्रोस्कोपी से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, आप उस फाइब्रॉयड को निकालो और उसके बाद पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं. उनके रिकरेंट एबॉर्शंस जो हैं वो नहीं होते. तो लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी इज ए वेरी गुड आर्मामेंटेरियम. और मैं बहुत, मतलब आई फील मेरी टीम इतनी अच्छी है कि हमारे पास एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं. IVF, लैप्रोस्कोपी, डिलीवरीज और NICUs एंड सारी चीज़ें हैं. तो आप कभी भी कोई भी नीड हो, अभी दिवाली पे भी हमारा एक ऑफर चल रहा है, 15 दिन के लिए सब चीज़ों में कुछ छूट है. उसकी डिटेल्स आपको फेसबुक या वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी. आप आ सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण पता करें. देयर इज सम फ्री काउंसलिंग एंड काउंसलिंग ऑल्सो. एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, वो आपको ग्रैंड न्यूज़ के थ्रू बता देंगे. और इस हेल्थ इज़ वेल्थ प्रोग्राम का मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ग्रैंड न्यूज़ टीम, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि उनके नेक्स्ट डोर में इतनी सारी सुविधाएं हैं. डर और फियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जैसे आप मेरे को बोलेंगे, अच्छा आप थोड़ा तनिष्क वाले का फ़ोन आएगा, अरे कौन जाएगा, बड़ा महंगा है. सेम IVF सेंटर जाने से सोचते हैं बहुत महंगा इलाज है. आप एक बार आके देखिए, एटलीस्ट बहुत बार आपको पता ही नहीं होता कि ये छोटा सा कारण है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे. एक स्मॉल पॉलिप आपके हर्डल कर रहा है, जिसको जो कि 15-20 हज़ार रुपये हिस्ट्रोस्कोपी पॉलिपेक्टमी में आपका वो ट्रीटमेंट क्योर हो सकता है. सो आप एक बार आके यहाँ पे अपनी सारी फैसिलिटीज़ को देखें. सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन की भी सुविधा है, पर कुछ फिक्स डेज एंड फिक्स आवर्स पे. तो आप ये लाभ लें. और मैं ग्रैंड न्यूज़ की तरफ से ग्रैंड न्यूज़ का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कर रहे हैं, जो समाज के पास ये मैसेज पहुँचाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं एंड टू ए अफोर्डेबल रेट. सो थैंक यू ग्रैंड न्यूज़. और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू बेटा. तो आज आपने संगीता सिन्हा मैम से जाना कि IVF आखिर होता क्या है. कुछ भ्रांतियां भी थी जिसे आज मैम ने दूर किया. तो आशा करते हैं कि ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे. धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.